हेलो टीचर्स एंड फ्रेंड्स। आज हम सीडीपी के इस क्लास में बात करने जा रहे हैं कंसेप्ट ऑफ लर्निंग के बारे में, यानी कि अधिगम की अवधारणा, और साथ में बात करेंगे टाइप्स ऑफ लर्निंग के बारे में। और उसके बाद हम कुछ ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन पे भी बात करेंगे जो सीटेट से रिलेटेड या फिर डिफरेंट एग्जाम में जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड होंगे और उसी पे बेस्ड होंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। कुछ हमारे पास क्वेश्चन है जो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस है, जो हमारे इस वीडियो में, इस लेक्चर सीरीज में हम उसके आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज लर्निंग, सीखना क्या है। दूसरा सवाल है व्हाई इज लर्निंग इम्पोर्टेंट इन आवर डेली लाइफ, हमारे जीवन में सीखना क्यों महत्वपूर्ण है। कैन लर्निंग हैपन आउटसाइड द क्लासरूम, गिव एग्जाम्पल्स, क्या क्लासरूम के बाहर, कक्षा के बाहर भी सीखना संभव है। अगर है तो बताइए कैसे, क्या उदाहरण दीजिए उसके बारे में। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग यू नो, आप किन किन प्रकार की शिक्षा के बारे में जानते हैं, अधिगम के बारे में आप जानते हैं। हाउ डू यू लर्न बेस्ट, बाय रीडिंग, लिसनिंग, डूइंग और वॉचिंग। व्हाई, आप सबसे अच्छा कैसे सीखते हैं, पढ़कर, सुनकर, करके या देखकर, और क्यों। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लर्निंग, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा क्या है, इसमें अंतर क्या है, इस सब के बारे में जानेंगे। Who helps you learn in your life, आपको जीवन में कौन आपकी सीखने में मदद करता है। What role does experience play in learning, सीखने में अनुभव की क्या भूमिका होती है। 9th नंबर क्वेश्चन है हाउ कैन वी मेक लर्निंग मोर फन एंड इफेक्टिव, हम सीखना को, अधिगम को और अधिक कैसे मजेदार और प्रभावी बना सकते हैं। What is lifelong learning? Why is it important? आजीवन सीखना क्या है, यानी कि जीवन भर सीखते रहना ये क्या है, और व्हाट इज इट इम्पॉर्टेंट, और यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो इन सारे प्रश्नों के जवाब हम इस सीरीज में ढूंढेंगे। तो सबसे पहला है व्हाट इज लर्निंग, तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि लर्निंग क्या है, अधिगम क्या है। Learning is the process of acquiring new knowledge, skills, attitudes or values through study, experience और teaching. सीखना क्या है, एक प्रोसेस है। ठीक है, जैसे आप इसे इस तरह से समझिए, आपने देखा होगा एक गन्ने की जूस बनाने की मशीन है। ठीक है, क्या किया जाता है, इधर से जो ईख है उसको डालते हैं और दूसरी तरफ से हमारे पास हमको रस मिलता है। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या है, ये जो मशीन है उसमें क्या होता है, प्रोसेस होता है, और हमको आउटपुट के तौर पे क्या मिलता है, उस ईख का रस मिलता है। ठीक है, तो लर्निंग क्या है, तो लर्निंग एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, हम सीखते हैं। ठीक है, और सीखेंगे तो क्या होगा, आपके नॉलेज में इंक्रीजमेंट होगा, आपके स्किल्स अच्छे होंगे, आपके एटीट्यूड में चेंजेज आ जाएगा, आपकी जो वैल्यूज है उसमें क्या होगा, चेंजेज होगा। तो कैसे होगा, उसमें क्या क्या होगा, लर्निंग में क्या क्या इंक्लूडेड होगा, तो स्टडी करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, पढ़ाना, ये सारे के सारे क्या लर्निंग का पार्ट है। ठीक है, दूसरा है इट टेंड्स, इट लीड्स टू अ चेंज इन बिहेवियर और अंडरस्टैंडिंग। और लर्निंग अगर आपको हुई है तो क्या होंगे, उसमें कुछ बिहेवियरल चेंज भी होंगे। जैसे आपने देखा होगा, आप जानते होंगे कि एक स्टेटमेंट है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, और वी शुड
स्पीक ट्रूथ ऑलवेज, वी शुडंट टेल अ लाई, हम लोगों को झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए। क्या अगर ऐसा होता तो हमारे सोसाइटी में इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी करप्शन या फिर ये होती, अगर ये बातें प्रैक्टिकल होती तो ये एक एक जनरल लेवल पे बात करें तो ये सिर्फ एक स्टेटमेंट के तौर पे है, लेकिन हाँ फिर भी हम इसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें लर्निंग कम होती है इसमें, बच्चों में हम लर्निंग के तौर पे ये फॉलो अप कम करते हैं। ये हमारे एजुकेशन सिस्टम की एक खामियां हो सकती है हमारे समाज में, ऐसा कह सकते हैं। तो वहाँ लर्निंग नहीं हुई, ठीक है। लर्निंग फिर क्या है, तो लर्निंग इज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज in behavior or behavioral potential that occurs due to experience, practice or training and cannot be explained by temporary states like fatigue or maturation alone। जैसे किसी व्यक्ति में लर्निंग हुआ है कि नहीं हुआ है, ये आप इसको मेजर नहीं कर सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अगर मैच्योर हो गया है फिजिकली, उसकी एक हाइट बढ़ गई है, उसका मोटापा है, मोटापा को भी आप देख सकते हैं कि हाँ इसमें मोटापा आ गया है, फैटिक हो गया है, या फिर सॉरी थकान उसको हुआ है, तो इसको भी क्या कर सकते हैं, इसकी तरह आप, ये टेम्पररी स्टेट है, लेकिन लर्निंग क्या है, ये उसके रिलेटिव में ये परमानेंट है, आपके बिहेवियर में चेंज आ जाएगा। आप ऐसा समझिए कि कोई स्टूडेंट पहले +2 किया, ग्रेजुएशन किया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया, और साथ में ये भी आप समझ सकते हैं कि कोई गांव के स्कूल में पढ़ा, कोई शहर के स्कूल में पढ़ा, कोई आस पड़ोस के सिटी के यूनिवर्सिटी में पढ़ा, कोई विदेश जाके पढ़ा, सेम डिग्री दोनों ने गेन किया हो, फिर भी आप उसके एटीट्यूड में परिवर्तन देखेंगे, उसके बोलने के तरीके में, चलने के तरीके में, उसके पॉइंट्स को यानी कि उसके एटीट्यूड में आप देखेंगे कि चेंजेस है। दोनों जगह सिलेबस सेम होने के बावजूद भी दोनों की जो लर्निंग है, उसके जो बिहेवियर में चेंज है वो अलग अलग है। जो आप बिहेवियर में चेंज देखते हैं वही लर्निंग है, ठीक है। हम बच्चों को हमेशा सिखाएं कि गाली नहीं बोलना चाहिए और उसके आस पड़ोस के सारे लोग गाली बोले, तो स्वाभाविक सी बात है हमारा ये कहना कि गाली नहीं बोलना चाहिए, ये लर्निंग में कभी शामिल नहीं होगा, क्योंकि उसके उलट इन्वायरमेंट है उसके पास, ठीक है। और उसके आस पड़ोस के इन्वायरमेंट में ही वो चीज़ें पहले से शामिल है कि वहाँ सब डिसिप्लिन्ड वे में रहते हैं, साफ सुथरा रहते हैं, अच्छे से बात करते हैं, तो उस सोसाइटी में जो बच्चे होंगे उसमें ये बिहेवियरल चेंज ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो यहाँ पर जो बच्चे में चेंज आ रहा है वो लर्निंग है, और ये हमेशा के लिए होगा। ओके। नेचर ऑफ लर्निंग, लर्निंग की क्या प्रकृति है अधिगम की। इट इज अ प्रोसेस, अभी अभी हमने बात किया कि ये प्रोसेस है, प्रोडक्ट नहीं है। दूसरा, इट इन्वॉल्व्स चेंज इन बिहेवियर, नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड और वैल्यूज। इस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, स्टूडेंट में, लर्नर के बिहेवियर में चेंज होता है, व्यवहार में चेंज होता है, उसके ज्ञान में चेंज होता है, उसका जो कौशल है, दृष्टिकोण है, एटीट्यूड है, उसमें चेंज होता है, उसके मूल्यों में परिवर्तन होता है। आप मूल्यों में परिवर्तन को कैसे समझेंगे, अगर एक बच्चा झूठ बोलना को सही मानता हो और जीवन पर्यंत सही मानता रहे तो क्या कहेंगे आप, उसके मूल्यों में परिवर्तन नहीं हुआ सही दिशा में। लेकिन या फिर ये कह सकते हैं कि कोई छोटा बच्चा है जिसके लिए 2 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया चुराना कोई बड़ी बात नहीं है, तो फ्यूचर में वो 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख भी हो सकता है, जो उसके लिए बड़ी बात नहीं होगी। तो जब उसमें लर्निंग होगी, इस बात को वो समझेगा, तो अपने मूल्यों में वो परिवर्तन करेगा कि नहीं ये गलत है। इट इज पर्पसफुल एंड गोल डायरेक्टेड। लर्निंग क्या है, उसका एक पर्पसफुल होता है, वो उद्देश्यपूर्ण होता है, उसका एक उद्देश्य होता है, और गोल डायरेक्टेड होता है। यानी कि हम जो भी उसको सिखाते हैं उसका हमारे पास एक गोल होता है कि हम वो क्यों सिखा रहे हैं। इट इज यूनिवर्सल एंड कंटिन्यूअस, ये सार्वभौमिक होता है और कंटिन्यूअस होता है।
यानी कि लर्निंग का जो प्रोसेस है, ये जो नेचर है, ये लगातार प्रोसेस होता है, ये ब्रेक नहीं करता है। ठीक है। इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी, इन्वायरमेंट एंड मोटिवेशन। और इन्फ्लुएंस ये लर्निंग कैसे इफेक्टिव हो सकता है, किस किस से इन्फ्लुएंस होता है, तो हेरिडिटरी से इन्फ्लुएंस हो सकता है, यानी कि आनुवांशिक तौर पे उसमें कुछ गुण हैं उसकी वजह से भी हो सकता है। इन्वायरमेंट, अभी अभी बात किया कि इन्वायरमेंट की वजह से भी हो सकता है, और मोटिवेशन की वजह से भी हो सकता है। आप कल्पना कीजिए कि किसी सोसाइटी में चोरी करने पे उसको पुरस्कार दिया जाता हो, तो उस सोसाइटी का क्या हाल होगा। वो सोसाइटी में महान से महान चोर पैदा होंगे। अगर उस सोसाइटी में किसी अच्छे काम के लिए पुरस्कार दिया जाता है, किसी की हेल्प करने वाले व्यक्ति बच्चे को पुरस्कार दिया जाता है, प्रोत्साहन दिया जाता है, तो उस सोसाइटी में उसी तरह के अच्छे अच्छे स्टूडेंट, लर्नर और व्यक्ति पैदा होंगे। तो मोटिवेशन भी लर्निंग को काफ़ी इफेक्टिव बनाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग, अधिगम की क्या विशेषता है। कुछ पॉइंट्स तो रिपीट होते जाएंगे, देखेंगे आप। तो ये क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है और लाइफ लॉन्ग होता है, ये जीवन भर चलते रहता है लर्निंग की प्रोसेस। इट ब्रिंग्स चेंज इन बिहेवियर, ठीक है, बिहेवियर में चेंज लाता है। इट कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल को आप थोड़ा सा समझ लीजिए, आगे हम बात करने वाले डिटेल में, कि जिसका एक सर्टेन सिलेबस होता है, एक टाइम फ्रेम होता है, जिसके अंदर एग्जाम होते हैं, टेस्ट होते हैं, उसके सर्टिफिकेट मिलते हैं, वो के सारे सारे फॉर्मल है। और जहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ें नहीं होती है, वो क्या, इनफॉर्मल है। इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इन्वायरमेंट एंड मोटिवेशन, इसमें हेरिडिटरी को आप शामिल कर सकते हैं, जो यहाँ पे छोड़ दिया है। इट इज रिलेटिवली परमानेंट, ये बाकी लर्निंग के कंपैरिजन में ये परमानेंट होता है। इट इज रिजल्ट बाय प्रैक्टिस एक्सपीरियंस। और लर्निंग कैसे होगी, आप में सीखेंगे कैसे, तो बार बार एक्सपीरियंस करने से, प्रैक्टिस करने से क्या होगा, आप में लर्निंग होगी। इट इज एन एक्टिव प्रोसेस, ये क्या है, एक एक्टिव प्रोसेस है, एक सक्रिय प्रक्रिया है। Each learner has unique characteristics and individual differences. प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक छात्र में, लर्नर में क्या है, तो एक अपना यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है और इंडिविजुअल डिफरेंस है। इंडिविजुअल डिफरेंस के लेवल पे हमने बात किया था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लेक्चर में, आप उसको जा करके देख सकते हैं। ठीक है। जैसे फिजिकल, अगर फिजिकल लेवल पे डिफरेंस की बात करें, तो किसी की हाइट ज़्यादा होगा, किसी की कम होगी। ठीक है, कोई कम, कोई मोटा होगा, कोई पतला होगा। ठीक है, तो इस तरह के चेंजेस हो सकते हैं। अगर ये भी डिफरेंस कह सकते हैं, किसी को किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ज़्यादा है, किसी को कम है, तो ये सारे के सारे इंडिविजुअल लेवल पे भी क्या होगा, सब में डिफरेंस होगा कुछ ना कुछ। तो ये भी क्या करेगा, लर्निंग को इफेक्टिव करेगा। टाइप्स ऑफ लर्निंग, अब लर्निंग के क्या क्या टाइप्स है, तो एक है फॉर्मल लर्निंग, औपचारिक अधिगम। दूसरा है इनफॉर्मल लर्निंग, अनौपचारिक अधिगम। तीसरा है एक्सपीरियंशियल लर्निंग, अनुभवात्मक अधिगम। और चौथा है इंसिडेंटल लर्निंग, आकस्मिक अधिगम। इसमें हम बात करने वाले हैं फॉर्मल लर्निंग के बारे में। ठीक है, अगले क्लास में बात करेंगे हम लोग इनफॉर्मल लर्निंग के बारे में। तो फिलहाल देखते हैं फॉर्मल लर्निंग क्या है। तो फॉर्मल लर्निंग इज स्ट्रक्चर्ड, प्लान्ड एंड इंस्टीट्यूशन बेस्ड लर्निंग। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो वर्ड है, ये सारे के सारे वर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वर्ड से ही आप समझ जाएंगे कि ये फॉर्मल लर्निंग का एग्जाम्पल है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये तीनों इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो फॉर्मल लर्निंग क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है, प्लान प्री प्लान पहले से होता है, और इंस्टीट्यूशन बेस्ड होता है। ओके, दैट फॉलोज अ प्रिस्क्राइब्ड करिकुलम, that follows a prescribed curriculum and is delivered by trained teacher, occurs within a set time frames, यानी कि and usually result in certification और assessment। यानी कि क्या होता है, जो फॉर्मल लर्निंग है, स्ट्रक्चर्ड है, प्लान्ड है, इंस्टीट्यूशन बेस्ड है, जो एक प्रिस्क्राइब्ड करिकुलम को फॉलो करता है, जो ट्रेंड टीचर के द्वारा बनाया गया रहता है। ठीक है, ओके, एंड अकर्स विद इन सेट
टाइम फ्रेम्स पीरियड, टाइम फ्रेम्स यानी कि उसका एक पीरियड होता है, टर्म ग्रेड सारे सारे डिसाइडेड होता है कि ग्रेडिंग कैसे होगी, साथ में कितने कितने टाइम पे एग्जाम होगा, कितनी बार एग्जाम होगा, एंड यूजुअली रिजल्ट इन सर्टिफिकेशन, और उसके बाद उसको रिजल्ट भी दिया जाएगा असेसमेंट करने के बाद। उसके फीचर्स क्या क्या होंगे फॉर्मल लर्निंग का, तो इसी के पॉइंट्स हैं सारे के सारे। ये क्या है, स्ट्रक्चर्ड होगा, करिकुलम होगा इसका, टीचर डायरेक्टर इंस्ट्रक्शन होगा, इसमें क्या होगा, शिक्षक प्रधान होगा, शिक्षक प्रधान शिक्षण होता है, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड नहीं होगा फॉर्मल लर्निंग में। तीसरा है टाइम बाउंड एंड लेवल वाइज प्रोग्रेशन, इसमें टाइम बाउंड होगा, यानी कि बाउंड टाइम के अंदर आप सर्टेन टाइम के भीतर ही आपको सिलेबस खत्म करनी होगी, सारी की सारी चीज़ें स्टडी पूरी करनी होगी, और लेवल वाइज प्रोग्रेशन होगा, एक लेवल के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, इस तरह से होंगी। फोर्थ पॉइंट क्या है, प्लान्ड लर्निंग आउटकम्स एंड असेसमेंट, यानी कि पहले से ही ये प्लान किया जाएगा कि इसके रिजल्ट हमको क्या क्या चाहिए, और असेसमेंट के थ्रू उसका मेजर भी किया जाएगा। और नेक्स्ट है सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मल लर्निंग, यानी कि उसमें क्या होगी, आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, सर्टिफिकेशन किया जाएगा आपके पास जो फॉर्मल लर्निंग हुई है उसका, यानी कि फॉर्मल रिकॉग्निशन आपको मिलेगा कि आपने ये कोर्स किया है, आपके पास इस कोर्स का नॉलेज है। ठीक है। टाइपिकल एग्जाम्पल, इसके क्या क्या एग्जाम्पल है, तो क्लासरूम में जो पढ़ाया जाता है, जो लेसन कराया जाता है, जो फॉर्मल लर्निंग का पार्ट है, या टेक्स्ट बुक आपको दी जाती है कि इस टेक्स्ट बुक से आपको पढ़ी जानी है, कि टेक्स्ट बुक देने का क्या मतलब हुआ कि आपको इसी में से पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। पढ़ सकते हैं आप, लेकिन एग्जाम तो इसी में से आएगा, तो बच्चे क्या करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। स्कूल एग्जाम्स, बोर्ड एग्जामिनेशन, जो फॉर्मल लर्निंग होगी उसमें स्कूल एग्जाम होंगे, बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे, कॉलेज लेक्चर्स, लेबोरेटरी सेशन से सारे के सारे होंगे। फॉर्मल टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, यानी कि वहाँ जो टीचर होंगे वो फॉर्मल टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू आए होंगे, यानी कि उन्होंने बीएड किया होगा, डीएलएड किया होगा। ठीक है। असेसमेंट के मेथड क्या होंगे, कैसे असेसमेंट करेंगे, तो फॉर्मल लर्निंग है तो स्वाभाविक सी बात है कि आप टेस्ट लेंगे, क्विज कराएंगे, क्लास वर्क चेक करेंगे जो आपने दिया है, होमवर्क के तौर पे दिया है, फीडबैक लेंगे आप उसमें। ठीक है। पोर्टफोलियोज तैयार करेंगे। समेटिव टर्म्स, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट क्या होंगे, अलग अलग टाइम इंटरवल पे, 3 महीने के बाद, फिर अगले 3 महीने के बाद, फिर 3 महीने के बाद, इस तरीके से सर्टेन टर्म में आप डिवाइड कर सकते हैं। एक साल में 2 टर्म कर सकते हैं, 4 टर्म कर सकते हैं, बोर्ड टेस्ट होगी, फाइनल प्रोजेक्ट होंगे। ठीक है। किसी टॉपिक पे पोर्टफोलियो, यानी कि उसके बारे में सारा का सारा डिटेल तैयार करके लाना। ठीक है। वो सारी की सारी चीज़ें होंगी और उसके बेसिस पे उसका मूल्यांकन करना। प्रोजेक्ट दे सकते हैं किसी टॉपिक पे, सारी की सारी चीज़ें प्रोजेक्ट बनाना, यानी कि उससे रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन उसको इकट्ठा करना। परफॉर्मेंस बेस्ड लर्निंग, यानी कि प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिकल लैब रिकॉर्ड, ये सारी की सारी चीज़ों से क्या करेंगे, उसका हम परफॉर्मेंस को आंकेंगे, उसको जानेंगे उसके बारे में कि उसमें कितनी डेवलपमेंट हुई है। एडवांटेज ऑफ फॉर्मल लर्निंग, फॉर्मल लर्निंग के क्या क्या लाभ है, तो पहला, इट इंश्योर्स सिस्टमैटिक कवरेज ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स, यानी कि इसमें सिस्टमैटिक होता है सारी की सारी चीज़ें, यानी कि एक सिलेबस डिसाइड कर दिया गया है, करिकुलम डिसाइड कर दिया जाएगा कि इस साल में इसको इतना पढ़ना है, अगले क्लास में जाने पे ये पढ़ना, तो क्या है ये कि सिस्टमैटिक कवरेज ऑफ नॉलेज है। ठीक है। दूसरा, इसी को एक्सप्लेन करना चाहे तो कह सकते हैं कि लर्नर्स प्रोग्रेस थ्रू अ स्ट्रक्चर्ड करिकुलम विथ प्लान ऑब्जेक्टिव एंड कंटेंट, यानी कि प्लान ऑब्जेक्टिव के तहत करिकुलम में क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड करिकुलम में क्या होता है, तो एक प्लान ऑब्जेक्टिव होता है कि इस क्लास में आपको ये सारी चीज़ें सीखनी है, इस क्लास में ये सारी चीज़ सीखनी है, और उसमें कंटेंट भी सारे के सारे होते हैं। नेक्स्ट है प्रोवाइड स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन, यानी कि एक स्टैंडर्डाइज असेसमेंट होता है जो सारे बच्चे के लिए इक्वल होता है, और उसके बाद सर्टिफिकेशन मिलता है। इसमें उसमें कह सकते हैं कि फॉर्मल टेस्ट लिया जा सकता है, रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट दिया जा सकता है उस लर्निंग जो आउटकम्स हुए उसको वैलिडेट करने के लिए। इट प्रिपेयर्स लर्नर्स फॉर हायर स्टडीज एंड प्रोफेशंस, फॉर्मल लर्निंग क्या करती है, जो आप 10th तक की पढ़ाई करते हैं, 12th तक की पढ़ाई करते हैं, इसमें क्या होता है, ये फॉर्मल लर्निंग होती है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, हायर स्टडीज़ के लिए लर्नर को
प्रिपेयर किया जाता है, यानी कि बिल्ड्स एकेडमिक फाउंडेशन एंड कैरियर रेडनेस, यानी कि फ्यूचर में अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उसके लिए क्या होगी, पहले से ही आपकी उसकी फॉर्मल एजुकेशन तो पूरी होनी चाहिए। उसके बाद आप इंट्रांस टेस्ट जाएंगे, इंट्रांस देने के बाद आप क्या करेंगे, मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, वहाँ आप क्या करेंगे, उसकी पढ़ाई करेंगे। तो फॉर्मल लर्निंग क्या करता है, तो आपको एक एकेडमिक फाउंडेशन बिल्ड करता है। इट प्रोमोट्स डिसिप्लिन एंड टाइम मैनेजमेंट। स्वाभाविक सी बात है कि एक टाइम बाउंडेशन के अंदर आपको सारी चीज़ें पढ़नी है, उसका एग्जाम देना है, तो आप जब तक डिसिप्लिन्ड वे में काम नहीं करेंगे, कंटिन्यूअसली काम नहीं करेंगे, तब तक आपका सिलेबस पूरा नहीं होगा। तो फॉर्मल लर्निंग क्या करता है, तो ये डिसिप्लिन को प्रमोट करता है, टाइम मैनेजमेंट को प्रमोट करता है कि आपको सर्टेन टाइम में सारे के सारे सिलेबस को कंप्लीट कर लेनी है। यानी कि इसका तो स्वाभाविक सी बात है कि इसमें एक रेगुलर शेड्यूल होगा, एक डेडलाइन होगा कि आपको इतने टाइम तक सारे के सारे सिलेबस कंप्लीट कर लेनी है। यानी कि स्टूडेंट को सेल्फ रेगुलाइज करने के लिए भी क्या करता है, ये इंस्पायर करता है, यानी कि खुद पे नियम बनाना, आत्मनियंत्रण की आदत बनाने के लिए क्या करता है, ये इंश्योर करता है। ओके, इट एनेबल्स ट्रैकिंग ऑफ प्रोग्रेस एंड लर्निंग गैप्स। ये क्या करता है कि जो प्रोग्रेस है उसको ट्रैक करता है, यानी कि हमने आपको पढ़ाया, पढ़ाने के बाद क्या हुआ कि हम उसको चेक कर रहे हैं कि इसमें हमने जो सिखाया, जो पढ़ाया, वो पढ़ा कि नहीं पढ़ा ये। ठीक है, ओके। और क्या नहीं सीख पाया उसको भी क्या करता है, ये ट्रैक करता है। यानी कि टीचर्स कैन मॉनिटर स्टूडेंट ग्रोथ एंड प्रोवाइड टारगेटेड सपोर्ट। यानी कि टीचर क्या कर सकता है, स्टूडेंट का जो ग्रोथ है उसको मॉनिटर कर सकता है, और कहाँ पे किस बच्चे को कितनी हेल्प की ज़रूरत है, यानी कि टारगेटेड सपोर्ट भी वो दे सकता है। अब इसकी लिमिटेशंस क्या-क्या है? फॉर्मल लर्निंग ऐसा क्या है जो नहीं कर सकता? उसकी क्या सीमाएँ हैं? तो पहला, इट कैन बी रिजिड एंड लेस रेस्पॉन्सिव टू इंडिविजुअल कॉन्टेक्स्ट। अब हम हर बच्चे की हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन किसी बच्चे की जो वर्किंग स्पीड होगी, किसी चीज़ के समझने की जो स्पीड होगी, वो अलग-अलग होगी। तो हम सारे बच्चे को, आप समझिए, एक इमेजिन कीजिए कि क्लासरूम में आप पढ़ा रहे हैं, किसी एक बच्चे को कोई चीज़ें समझ में नहीं आ रहा है और वो उस क्लास से बहुत नीचे की चीज़ें वो पूछ रहा है, यदि उसको समझने में दिक्कत हो रही है, तो उस बच्चे पर अगर पर्टिकुलरली अगर आप इंडिविजुअली ध्यान देना शुरू करेंगे, तो बाकी क्लास का जो टाइम मैनेजमेंट है, जो डिसिप्लिन है, वो खत्म हो जाएगा। यानी कि इंडिविजुअल कॉन्टेक्स्ट में ये लेस रिस्पॉन्सिव हो सकता है, थोड़ा बहुत बता दिए और उसको क्या किए, छोड़ दिए। यानी कि उसके डीप लेवल पे जाकर के आप हर बच्चे को बताने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, तो बाकी क्लास का जो मैनेजमेंट है वो खत्म हो जाएगा, डिसिप्लिन खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, रिजिड हो सकता है, और ये इंडिविजुअल कॉन्टेक्स्ट में लेस रेस्पॉन्सिव हो सकता है। वैसे टीचर तो काफ़ी हद तक प्रयास करेंगे। फिक्स्ड कैरिकुलम एंड टाइम बाउंड स्ट्रक्चर में नॉट सूट ऑल लर्नर्स इक्वली। क्योंकि जो फिक्स्ड कैरिकुलम है वो सारे बच्चे को, सारे लर्नर्स को तो सूट नहीं भी कर सकता है। ठीक है, इट में एम्फेसाइज रोट लर्निंग। अगर बच्चे को टाइम बाउंडेशन के अंदर सारी चीज़ें पढ़नी है और उसको एग्ज़ाम देना है, उसका टेस्ट होने वाला है, और उसको समझ में नहीं आ रहा है, उसमें टाइम लग रहा है उसको समझने में, तो लास्ट में वो क्या करेगा, उसको रट लेगा, और ऐसा ही सामान्य तौर पे होता है। तो फॉर्मल लर्निंग की ये भी एक खामियां के तौर पे हो सकता है कि ये रोट लर्निंग को बढ़ावा देता है, रटंत अधिगम को बढ़ावा देता है। फोकस ऑन मेमोराइजेशन ओवर अंडरस्टैंडिंग कैन लिमिट डीप लर्निंग। अगर आप अंडरस्टैंडिंग, समझ के स्तर की बजाय, समझने की बजाय अगर वो मेमोराइजेशन पे, याद करने पे फोकस करता है, तो स्वाभाविक सी बात है जो डीप लर्निंग है उसको लिमिट कर देगा। बच्चा डीप लर्निंग की तरफ से भागेगा, उसको छोड़ देगा, उसको लिमिट हो जाएगा वो। इट हैज लेस अपॉर्चुनिटी फॉर स्पॉन्टेनियस और कॉन्टेक्चुअल लर्निंग। यानी कि ये किसी कॉन्टेक्स्ट में ये लर्निंग को क्या करता है, कम अवसर प्रदान करता है, क्योंकि ये सिलेबस में लिमिटेड चीज़ें होती है, उसमें कंटेंट होती है, आप उसके डीप में नहीं जा सकते। अगर डीप में जाएंगे तो पता चलेगा कि आपका सिलेबस ही टाइम पे ख़त्म नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, ये जो कॉन्टेक्चुअल लर्निंग है उससे क्या, उसमें लेस अपॉर्चुनिटी को क्या करता है, ये कम अवसर प्रदान करता है।
यानी कि रियल लाइफ कनेक्शंस एंड इंसिडेंटल लर्निंग मोमेंट्स में भी ओवरलुक, यानी कि उसमें जो रियल लाइफ से क्या उसके कनेक्शंस है, जब भी उसके एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे, एप्लीकेशन की बात करेंगे कि रियल लाइफ से उसका क्या कनेक्शन है, सारे बच्चे से पूछना शुरू करेंगे, उस सारी घटनाओं के बारे में डिस्कशन करना शुरू करेंगे, तो आप देखेंगे कि आप जो आपकी ये जो करिकुलम बेस्ड जो लर्निंग है, करिकुलम टाइम पे ही नहीं खत्म होगा, पूरा नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ भी क्या होता है, जो रियल लाइफ के कनेक्शंस है या फिर इंसिडेंटल लर्निंग जो मूवमेंट्स है, उसको ये छूट सकते हैं उसके पॉइंट्स उसकी तरफ, यानी कि उसमें से बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी, उस बारे में हम बात नहीं कर पाएंगे। इट में नेग्लेक्ट क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग। आप करिकुलम दे करके उसको टाइम बाउंड में ला दिए हैं, तो वो तो एग्जाम पर फोकस्ड हो गया, तो आप क्या करेगा, उसमें जो क्रिएटिविटी है, जो क्रिटिकल थिंकिंग है, उसकी तरफ वो नहीं जाएगा। वो टाइम पे सिलेबस ख़त्म करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसका उसे एग्ज़ाम देना है, टेस्ट देना है उसे। स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट्स ऑफन लीव लिटिल रूम फॉर डाइवर्जेंट थिंकिंग। जो ये जो स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट है, ये क्या है, तो जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है, जो वैकल्पिक सोच है, यानी कि किसी किसी पॉइंट पे डाइवर्स ज़्यादा सोचना, उसके बारे में डिटेल में जानना, इन सारी चीज़ों को क्या करता है, वो उसके लिए कम स्थान देता है। इट कैन क्रिएट प्रेशर एंड एग्जाइटी ड्यू टू एग्जाम्स एंड ग्रेडिंग। हाँ, बच्चे में ये प्रेशर को क्रिएट कर सकता है, एंग्जाइटी को, तनाव को क्रिएट कर सकता है, उत्पन्न कर सकता है एग्जाम और ग्रेडिंग की वजह से, और ऐसा सामान्य तौर पे बच्चों में देखा जाता है। परफॉर्मेंस बेस्ड इवेल्युएशन में डिमोटिवेट सम लर्नर। तो जो ये जो परफॉर्मेंस बेस्ड इवेल्युएशन है, ये कुछ लर्नर को डिमोटिवेट भी कर सकता है उसके मार्क्स कम आने की वजह से। It may not accommodate diverse learning style। ये क्या है, तो जो डाइवर्स लर्निंग स्टाइल है, उसको ये एकोमोडेट, समायोजित नहीं कर पाता है। डाइवर्स लर्निंग स्टाइल का मीनिंग क्या हुआ, कि हर बच्चे के लिए इंडिविजुअल, यानी कि हर बच्चे के लिए डिफरेंट डिफरेंट टीचिंग स्टाइल को शामिल करना, ताकि क्लासरूम के सारे बच्चों को हम इंक्लूड कर सके। तो वैसे केस में भी क्या होगा, टाइम की हमको ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको भी क्या करता है, या फिर विजुअल काइनेस्थेटिक एक्सपीरियंस लर्निंग को क्या है, ये मे फील लेफ्ट आउट। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, दृश्य क्रियात्मक या अनुभवात्मक शिक्षार्थी जो है, जिसको देखने से, एक्टिविटी के बेसिस पे, एक्सपीरियंस करने के बाद उसको जो सीख पाते हैं, वो वैसी परिस्थिति नहीं होगी क्लासरूम लर्निंग में। इसलिए वैसे स्टूडेंट जिसको देखने से, विजुअलाइज के जरिए, एक्सपीरियंस के जरिए जो सीख पाते, वो बच्चे नहीं सीख पाएंगे। इट में डिस्करेज लर्नर ऑटोनॉमी। ये लर्नर के ऑटोनॉमी को हतोत्साहित करता है, यानी कि बच्चे अगर किसी पॉइंट पे ज़्यादा डिटेल में जानने की कोशिश करे, या फिर चाहे कि हम ये अभी नहीं पढ़ना चाहते हैं, इस चीज़ों में मुझे इंटरेस्ट है, मुझे ये पढ़ना है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में भी, तो भी ऐसा नहीं कर सकता है। ओवर डिपेंडेंस ऑन टीचर्स लेड इंस्ट्रक्शन में रिड्यूस सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। यानी कि टीचर जो इंस्ट्रक्शन देंगे, उसी पे बच्चे क्या होते हैं, इंडिपेंडेंस होते हैं, सॉरी डिपेंडेंस होते हैं। यानी कि क्लासरूम में टीचर जो पढ़ा रहे हैं, और जो एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं, तो बाकी चीज़ें वो नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि टीचर एग्जाम में जो पूछने वाले हैं उसी पर डिपेंडेबल है, और अपनी तैयारी भी स्टार्ट नहीं करते हैं, क्योंकि जब टीचर बोलेंगे कि ये सब चीज़ें पढ़ना है, एग्जाम में आ सकता है, तो ही वो बच्चे क्या करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। तो ये क्या है, टीचर डिपेंडेंस को ये क्या करता है, प्रमोट करता है, और जिसकी वजह से जो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग है, वो क्या होता है, घट जाता है। इट ऑफन लैक्स फ्लेक्सिबिलिटी इन पेस एंड कंटेंट। ये यह प्रायः क्या करता है, कि गति और विषय वस्तु में लचीलापन नहीं देता है। यानी कि ये फॉर्मल लर्निंग है, जो करिकुलम बेस्ड लर्निंग है, यानी कि करिकुलम में जो पॉइंट है, उसी की तरफ इर्द गिर्द ये घूमता है। उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती कि कोई नए टॉपिक को ऐड कर दे, या फिर कुछ टॉपिक को छोड़ दे, ये फ्लेक्सिबिलिटी उसमें नहीं होती। और स्पीड की बात करें, तो स्पीड भी क्या होता है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। स्पीड घटाएंगे तो सिलेबस टाइम पे खत्म नहीं होगा। ऑल स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू लर्न एट द सेम स्पीड विच मे नॉट सूट एवरीवन। यानी कि सारे स्टूडेंट से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो सेम स्पीड के साथ काम करे, पढ़े, सीखे, जो कि सारे बच्चों को ये सूट नहीं कर सकता है, किसी का स्पीड कम हो सकता है।
It may not reflect learners' cultural and local context. ये आप बात करें कि जो सिलेबस हमारे पास है, चाहे एनसीईआरटी बनाती है या फिर बिहार बोर्ड बनाती है या फिर स्टेट के अलग-अलग स्टेट बनाती है, यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, तो क्या वो तो स्टैंडर्डाइज्ड एक करिकुलम बनाती है, तो क्या लोकल लेवल पे जो जो जब बातें लोकल लेवल पे बच्चों को जाननी चाहिए, क्या वो सारी चीज़ों को वो शामिल कर पाएगा? स्वाभाविक सी बात है, नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो वो ऑल इंडिया लेवल पे अलग अलग क्षेत्र से कहीं कहीं से पॉइंट को इंक्लूड करने की कोशिश करता है, लेकिन लोकल लेवल पे जो लोकल कल्चर है उसको वो इसमें इंक्लूड नहीं करता है। ठीक है, जो रीजनल डाइवर्सिटी है उसको क्या करता है, वो इग्नोर करता है कहीं ना कहीं। ओके, इट कैन प्रायोरिटाइज ग्रेड ओवर डीप अंडरस्टैंडिंग। ये डीप अंडरस्टैंडिंग की बजाय ग्रेड को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करता है। ये कैसे? यानी कि कभी कभी आप देखेंगे कि पढ़ते समय या फिर पढ़ाते समय महसूस करेंगे कि बच्चे को वो पढ़ रहा है, वो चीज़ें उसको बार बार समझ में नहीं आ रहा है, तो सब वैसे भी एग्जाम में नहीं आने वाला है, कौन पढ़ने जाएगा, इसको छोड़ दो। तो क्योंकि जिसको पढ़ने से ग्रेड आने वाले हैं वो उस पे ज़्यादा फोकस करता है, और जहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, यानी कि जहाँ पे डीप अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, उसको क्या कर देता है, वो इग्नोर करता है। यानी कि फॉर्मल लर्निंग क्या है, डीप अंडरस्टैंडिंग की बजाय वो ग्रेड को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करता है। स्टूडेंट में आप फोकस ऑन मार्क रदर देन मीनिंगफुल लर्निंग। स्टूडेंट क्या करते हैं, यानी कि मीनिंगफुल लर्निंग की बजाय वो मार्क्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं। इट कैन एग्जाम सेंट्रिक rather than लर्निंग सेंट्रिक। स्वाभाविक सी बात है, फॉर्मल लर्निंग में करिकुलम बेस्ड लर्निंग है, स्ट्रक्चर्ड लर्निंग है, इंस्टीट्यूशन बेस्ड लर्निंग है। ये एग्जाम सेंट्रिक लर्निंग है, क्योंकि करिकुलम है तो उसके एग्जाम भी होंगे। ये लर्निंग सेंट्रिक लर्निंग नहीं है। ये फॉर्मल लर्निंग क्या है, लर्निंग सेंट्रिक की बजाय एग्जाम सेंट्रिक ज़्यादा है। टीचिंग में रिवॉल्व अराउंड टेस्ट प्रिपरेशन इंस्टीड ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। आप देखेंगे क्लासरूम में टीचर जब पढ़ा रहे होते हैं तो वो ये इस बात का हमेशा ये डिस्कस करते हैं पढ़ाते समय कि ये पिछली बार एग्जाम में पूछा हुआ था, ये पढ़ेंगे तो अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं टीचिंग जो हो जाती है फॉर्मल लर्निंग में, वो टेस्ट प्रिपरेशन यानी कि टेस्ट के अराउंड ही वो क्या है, घूमते रहता है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी की बजाय। जहाँ पे कंसेप्चुअल क्लैरिटी ज़्यादा की ज़रूरत है, क्लैरिटी की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो क्योंकि उस पोर्शन से मार्क्स नहीं आने वाले हैं तो उसको क्या करते हैं, टीचर भी उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, कि वैसे एग्जाम में नहीं आने वाला है। तो फॉर्मल लर्निंग क्या किया कि ये एग्जाम सेंट्रिक है लर्निंग सेंट्रिक की बजाय। इट में नॉट सपोर्ट इंक्लूसिव एजुकेशन इफेक्टिवली। ये क्या करता है कि समावेशी शिक्षा को प्रभावी रूप से समर्थन नहीं दे सकता है। क्योंकि समावेशी शिक्षा का मतलब क्या हुआ कि क्लासरूम में अलग अलग लर्निंग लेवल के बच्चे हो सकते हैं। ठीक है, कोई बच्चे की जो लर्निंग स्पीड है वो धीरे धीरे हो सकती है, कोई स्पेशल नीड वाले बच्चे हो सकते हैं जिसको लिखने में दिक्कत हो, बैठने में दिक्कत हो, समझने में दिक्कत हो, देखने में दिक्कत हो। तो इन सब चीज़ों को फॉर्मल लर्निंग इंक्लूड नहीं करता है, क्योंकि ये टाइम बाउंड लर्निंग है। यानी कि आपको एक सर्टेन टाइम में काम करना और सबकी स्पीड अलग अलग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फॉर्मल लर्निंग क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन को इफेक्टिवली सपोर्ट नहीं करता है। इट कैन क्रिएट पैसिव लर्नर्स। ये निष्क्रिय विद्यार्थियों को जन्म दे सकता है। कैसे? क्योंकि ये टीचर इंस्ट्रक्शंस बेस्ड लर्निंग है, यानी कि टीचर जो कहेंगे वही करना है, यानी कि उसका अपना एक्टिव कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, टीचर के इंस्ट्रक्शन पे बेस्ड है। यानी कि ऐसा हो सकता है कि ये पैसिव लर्नर को क्रिएट करे। ओवर रिलायंस ऑन लेक्चर्स एंड नोट टेकिंग में रिड्यूस एक्टिव पार्टिसिपेशन। बच्चे के आप देखेंगे कि बच्चे सेल्फ स्टडी की बजाय क्लासरूम जो लेक्चर होते हैं, जो नोट्स मिलते हैं, उस पर वो क्या करते हैं, डिपेंडेबल हो जाते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा, उसका जो एक्टिव पार्टिसिपेशन है, चाहे वो पीयर लर्निंग के जरिए हो, चाहे वो सेल्फ स्टडी के जरिए हो, इन सब चीज़ों को ये बढ़ावा नहीं देगा, रिड्यूस करता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ स्ट्रैटेजीज हैं, क्लासरूम स्ट्रैटेजी है, जो फॉर्मल लर्निंग को इतनी सारी खामियों के बावजूद
ऐसा क्या किया जा सकता है जिससे कि हम फॉर्मल लर्निंग को इफेक्टिव बना सकते हैं? तो पहला है क्लियर लर्निंग ऑब्जेक्टिव। ठीक है, यानी कि आपको क्लासरूम में क्या सिखाना है, बच्चे में क्या बच्चे को सिखाना, इसका जो ऑब्जेक्टिव है पहले उससे क्लियर हो जाइए। क्या कीजिए, उसके लिए उस लर्निंग के लिए जो आपको कराना है क्लासरूम में, उसके लिए एक लेसन प्लान बनाइए। उसमें अलग अलग विथ एक्सप्लिसिट ऑब्जेक्टिव्स इन स्टूडेंट फ्रेंडली लैंग्वेज, जो स्टूडेंट की भाषा है, स्टूडेंट फ्रेंडली लैंग्वेज में क्या कीजिए, आप अपने लेसन को बनाइए, लेसन प्लान बनाइए और उसको क्या कीजिए, स्टूडेंट फ्रेंडली लैंग्वेज में उसको क्या कीजिए, बच्चे के सामने रखिए ताकि वो उसको अच्छे से समझ सके। लेसन सीक्वेंसिंग, लेसन को क्या कीजिए, एक सीक्वेंस वे में आप क्या कीजिए, उसको बढ़ाइए। यानी कि पहले छोटी छोटी सिंपल सिंपल चीज़ें बताइए, फिर उससे थोड़ा-थोड़ा हार्ड बताइए और उसमें जेडपीटी का यूज़ कीजिए। ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में जो आप स्कैफोल्डिंग यूज़ करते थे, यानी कि एक्चुअल जो करंट लेवल है पहले उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन उसको पढ़ाइए, फिर उसके जो बियॉन्ड है थोड़ा-सा ऊपर लेवल का क्वेश्चन पढ़ाइए उसको, उसके ऊपर लेवल की बात को बताइए, साथ में उसको स्कैफोल्डिंग दीजिए, उसको समर्थन दें, उसको थोड़ा-थोड़ा सपोर्ट कीजिए ताकि वो समझ पाए। यानी कि आप एकदम माइनर लेवल पे छोटे-छोटे स्टेप्स पे क्या कीजिए, उसके लेवल को बढ़ाते जाइए और अपना सपोर्ट भी साथ में देते जाइए ताकि वो पूरा एकदम धीरे-धीरे सारे बच्चे सीख सके। एक्टिव एंगेजमेंट, यूज क्वेश्चनिंग, पेयर वर्क, गाइडेड प्रैक्टिस टू इन्वॉल्व लर्नर्स, यानी कि क्लासरूम में पढ़ाते समय हमने पढ़ाया और उसके बाद हमने क्या किया, जितना पढ़ाया उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ दिया बच्चे से। अब देख लिए कि किस बच्चे ने जवाब दिया, किस बच्चे ने जवाब नहीं दिया, किसने हाथ उठाया, किसने हाथ नहीं उठाया। इसके बेसिस पे आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस बच्चे को समझ में आया, किस बच्चे को नहीं आया। ठीक है? तो आप उस बेसिस पे क्या करेंगे, इंस्टेंटली उसी समय क्या करेंगे, कुछ अ, अलग तरीका यूज करके क्या कर सकते हैं, जिसको नहीं समझ में आया उसको आप समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएशन, प्रोवाइड रेमेडियल सपोर्ट एंड एक्सटेंशन टास्क टू मैच लर्नर्स लेवल। आप क्या कीजिए, जो कमजोर बच्चे हैं उसके लिए कुछ रेमेडियल सपोर्ट दीजिए। ऐसा हो सकता है कि सारे बच्चों को हमने होमवर्क दिया लेकिन कुछ बच्चे जो है उस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन नहीं बना पाते हैं, तो उसको थोड़ा कम लेवल का क्वेश्चन दीजिए और स्वाभाविक सी बात है कि उसको थोड़ा-सा ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो कुछ अलग से भी क्या कर सकते हैं, उसको आप रिमेडियल टीचिंग दे सकते हैं उन सारे कमज़ोर बच्चे को। जैसा कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ऐसा करने की कोशिश करते हैं कि क्लासरूम में जो बच्चे नहीं समझे, उसको फिर से समझने के लिए अलग से उसको रिमेडियल टीचिंग दी जाती है, ताकि वो समझ सके उसको। रिमेडियल सपोर्ट दिया जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ असेसमेंट, यानी कि आपने जो कह सकते हैं कि यूज़ फॉर्मेटिव चेक्स, एग्जिट स्लिप्स एंड सममेटिव टेस्ट अलाइन टू ऑब्जेक्टिव्स। अब क्लासरूम में आपने पढ़ाया, पढ़ाने के बाद क्या किया, आपने लास्ट में सारे बच्चे से क्वेश्चन पूछा कि आपने आज क्या-क्या सीखा है? आज आपको क्या-क्या समझ में नहीं आया? आज में सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या था? आज में आपने नया क्या सीखा? तो जब लास्ट में क्वेश्चन पूछेंगे तो आपसे ये अंदाज़ा लग जाएगा कि आपके बच्चे ने आपने जो पढ़ाया वो क्या सीखा है। तो कल होकर के आप क्या करेंगे, जो लेसन पढ़ाएँगे वो इसी को ध्यान में रख में बनाएँगे कि कल हमें क्या पढ़ाना है क्लासरूम में। तो इस तरीके से क्या होगी कि फॉर्मल लर्निंग इफ़ेक्टिव हो जाएगी। अब है इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या है? फॉर्मल टीचिंग अगर, तो टीचर्स क्या करेंगे, इसको शिक्षा के क्षेत्र में इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? ब्लेंड फॉर्मल इंस्ट्रक्शन विद एक्सपीरियंस और इनफॉर्मल एक्टिविटीज टू एनहांस रेलेवेंस, यानी कि फॉर्मल इंस्ट्रक्शन के साथ साथ अगर आप एक्सपीरियंस को और इनफॉर्मल एक्टिविटी को क्या करेंगे, अगर उसमें शामिल कर देंगे तो फॉर्मल लर्निंग जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। यूज कंटिन्यूअस फॉर्मेटिव असेसमेंट टू डिटेक्ट मिसकंसेप्शंस अर्ली। आप क्या कीजिए, कंटिन्यूअसली फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी कि क्वेश्चन पूछ करके छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के थ्रू आप क्या करेंगे, उससे क्वेश्चन पूछेंगे एक्टिविटी के जरिए, तो क्या होगा, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि बस बच्चे ने क्या सीखा नहीं सीखा, यानी कि जो मिसकंसेप्शन है उसको पहले ही डिटेक्ट कर लेना और उसको सुधार कर देना। डिजाइन क्लासरूम टास्क दैट अलाउ एप्लीकेशन नॉट जस्ट रिकॉल। आप क्लासरूम टास्क इस तरीके से डिजाइन कीजिए कि वो सिर्फ रिकॉल ना करे, सिर्फ उसको पुनरावृत्ति ना करे, बल्कि उसको अप्लाई भी करे, एप्लीकेशन भी करे। अलाइन टीचिंग ऑब्जेक्टिव विद करिकुलम स्टैंडर्ड एंड रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट। आप क्या कीजिए, टीचिंग को अलाइन कीजिए करिकुलम के ऑब्जेक्टिव से
और उसके जो स्टैंडर्ड है उससे और जो रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट है उससे भी उसको जोड़ने की कोशिश कीजिए। यूज स्ट्रक्चर्ड लेसन प्लान विथ फ्लेक्सिबिलिटी फॉर स्टूडेंट्स नीड। आप ठीक है कि आप लेसन प्लान बनाइए, स्ट्रक्चर लेसन प्लान बनाइए, लेकिन साथ में स्टूडेंट के नीड के अकॉर्डिंग थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी भी रखिए। क्लासरूम के लेवल पे टीचर क्या कर सकता है? इनकॉर्पोरेट मल्टीमीडिया एंड डिजिटल टूल्स टू सपोर्ट डाइवर्स लर्नर। यानी कि जो विविध शिक्षार्थी है उस बच्चे को समझाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जिसको नहीं समझ में आ रहा है उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो मल्टीमीडिया या फिर डिजिटल टूल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। प्रोवाइड क्लियर लर्निंग गोल्स एंड सक्सेस क्राइटेरिया। अपने क्लासरूम के एक क्लियर लर्निंग गोल है वो प्रोवाइड कराइए बच्चे के सामने, यानी कि बच्चे को पहले ये बताइए कि आप इस बारे में सीखने वाले हैं। तो वो बच्चे क्या करेंगे, वो बातें सीखा कि नहीं सीखा, वो क्लासरूम के रूम में क्या होंगे, उसके प्रति वो अटेंटिव रहेंगे, मुझे इस चीज़ के बारे में जानना है। ठीक है। और साथ में क्या करेंगे, एक क्राइटेरिया भी बनाइए कि कैसे इसको सफलता प्राप्त किया जा सकता है। इसमें इनकरेज एक्टिव पार्टिसिपेशन थ्रू क्वेश्चनिंग एंड डिस्कशन। अब एक्टिव पार्टिसिपेशन कैसे होगा बच्चे का, तो आप क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन करते समय अब देखिए, अगर क्लासरूम में एक बच्चे से क्वेश्चन पूछते हैं तो सारे बच्चे का उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। कैसे? एक बच्चे से आपने क्वेश्चन पूछा, सारे बच्चे ने क्वेश्चन को सुना और वो अपनी मन ही मन क्या करता है, उस क्वेश्चन के आंसर ढूंढने की कोशिश करता है। तो कहीं ना कहीं उसका पार्टिसिपेशन हो गया आपके क्वेश्चन पूछने में। या फिर डिस्कशन को भी इसको प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है। तो डिस्कशन में क्या होंगे, बच्चे किसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। ठीक है। या फिर क्लासरूम में आपने क्वेश्चन पूछा और आपने पॉसिबिलिटी की बात की इसमें क्या क्या हो सकता है, तो सारे बच्चे अपने अपने आइडिया देंगे, एक तरह का डिस्कशन होगा और फिर क्या करेंगे, उसके लास्ट में जो सही आंसर है, जो चीज़ें हैं, आप उसके साथ फिर से डिस्कस करेंगे। तो बच्चे इसमें ज़्यादा सीख पाएंगे। यूज डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन टू मीट वेरिड लर्नर्स लेवल्स। आप विविध शिक्षण विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टीचिंग मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं टू मीट वेरिड लर्नर्स लेवल। अलग अलग स्तर के जो लर्नर्स है उसको संबोधित करने के लिए। मॉनिटर प्रोग्रेस रेगुलरली एंड गिव कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। आप क्या कीजिए कि नियमित रूप से प्रगति जो प्रोग्रेस है लर्नर्स की उसको क्या कीजिए, रेगुलरली उसको मॉनिटर कीजिए और साथ में उस पर कंस्ट्रक्टिव फीडबैक भी दीजिए उसको, बच्चे को समझने में कि बच्चे को पढ़ाते समय आप ऐसा कर सकते हैं ताकि बच्चे अपने आप में सुधार कर सके। अब क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉर्मल लर्निंग। औपचारिक शिक्षा की मुख्य विशेषता क्या है? इट इज स्पॉन्टेनियस एंड अनस्ट्रक्चर्ड। It occurs through peer interaction only. It is structured and curriculum based and it happens outside institution। तो क्या होगा, आप जान गए होंगे कि क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। क्या होगा, तो ऑप्शन सी होगा। दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मल लर्निंग? वॉचिंग यूट्यूब ट्यूटोरियल, अटेंडिंग अ सर्टिफाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम, रीडिंग अ ब्लॉग पोस्ट, लर्निंग अ स्किल फ्रॉम फ्रेंड। तो क्या हो जाएगा, जहां भी सर्टिफिकेट मिलेगा वही क्या हो जाएगा हमारा, तो फॉर्मल लर्निंग हो जाएगा। हु टाइपिकली फैसिलिटेट फॉर्मल लर्निंग। फॉर्मल लर्निंग को कौन फैसिलिटेट करता है, बढ़ावा देता है? पेरेंट, पीयर, क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर और टीचर, ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर। कौन होगा? क्वालिफाइड टीचर होगा, इंस्ट्रक्टर होगा, इंस्ट्रक्टर वो क्या होंगे, तो ये फॉर्मल लर्निंग को फैसिलिटेट करता है, यानी कि उसका बढ़ावा देता है, यानी कि फॉर्मल लर्निंग के वो पार्ट है। Which of these not a feature of formal learning? इसमें से कौन फॉर्मल लर्निंग का फीचर नहीं है? डिफाइंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, इंस्टीट्यूशनल रिकॉग्निशन, फ्लेक्सिबल एंड स्पॉन्टेनियस स्ट्रक्चर, असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन। असेसमेंट और सर्टिफिकेशन हो जाएगा तो ये तो फॉर्मल लर्निंग है। फ्लेक्सिबल एंड स्पॉन्टेनियस स्ट्रक्चर, तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, फॉर्मल लर्निंग में कम होती है, यानी कि ये हो जाएगा जो फॉर्मल लर्निंग का पार्ट नहीं है। डिफाइंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स,
लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या होता है, फॉर्मल लर्निंग में पहले से ही क्या होता है, डिसाइड होता है, तो ये भी फॉर्मल लर्निंग है। इंस्टीट्यूशन रिकॉग्निशन, यानी कि किसी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशन से पढ़ते हैं जहाँ पे सर्टिफिकेट मिलता है, तो ये भी क्या हो गया, फॉर्मल लर्निंग हो गया। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि फॉर्मल लर्निंग का फीचर नहीं है। इन विच सेटिंग इज फॉर्मल लर्निंग मोस्ट कॉमनली फाउंड, इसमें से कौन है, जहाँ कौन सा ऑप्शन सही होगा जहाँ पे ये औपचारिक शिक्षा सबसे अधिक किस स्थान पे पाई जाती है, सोशल गैदरिंग में औपचारिक शिक्षा होगी, सर्टिफिकेट को ध्यान में रखिए, जहाँ पे सर्टिफिकेट मिलता है, ऑनलाइन फोरम, स्कूल यूनिवर्सिटी, वर्कशॉप विदाउट सर्टिफिकेशन। ठीक है, तो स्कूल और यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी क्या हो जाएगा, ये फॉर्मल लर्निंग के लिए इस स्थान पे ये होती है। अगर ये वर्कशॉप विद सर्टिफिकेशन होता तो ये भी क्या हो जाता, फॉर्मल लर्निंग ही हो जाता। ओके, फॉर्मल लर्निंग यूजुअली टेक्स प्लेस इन विच टाइप ऑफ एनवायरनमेंट, किस एनवायरनमेंट में होता है, कैजुअल गैदरिंग, जो शादी विवाह है, मैरिज एनिवर्सरी वगैरह कुछ भी है, तो वहाँ पे क्या फॉर्मल लर्निंग होगा, नहीं, वहाँ सर्टिफिकेट थोड़े मिलेगा। स्ट्रक्चर्ड इंस्टीट्यूशन, फैमिली डिस्कशन, ऑनलाइन चैट, तो क्या हो जाएगा, जहाँ पे सर्टिफिकेट मिलेगा जो स्ट्रक्चर्ड होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, विच डॉक्यूमेंट ऑफन सर्टिफाई फॉर्मल लर्निंग, इसमें से कौन है जो फॉर्मल लर्निंग को सर्टिफाई करता है, सर्टिफिकेट, ईमेल, ज्ञापन, ब्लॉग, तो क्या हो जाएगा, सर्टिफिकेट। उसके बाद क्या है, व्हाट इज अ गोल ऑफ फॉर्मल लर्निंग, फॉर्मल लर्निंग का गोल क्या है, एंटरटेनमेंट कराना, नहीं, पर्सनल बॉन्डिंग, स्किल एंड नॉलेज डेवलपमेंट, टाइम पास, तो क्या होगा इसमें, स्किल एंड नॉलेज डेवलपमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्मल लर्निंग मेथड, इसमें से कौन है जो फॉर्मल लर्निंग का मेथड है, सर्टिफिकेट ध्यान में रखिए, जहाँ पे सर्टिफिकेट मिलता है, ग्रुप कॉन्सेप्ट, नो, सर्टिफाइड क्लासरूम टीचिंग, ठीक है, क्या होगा, यही होगा। उसके बाद है फॉर्मल लर्निंग यूजुअली इवेलुएटेड, ऑब्जर्वेशन ओनली, एग्जाम एंड असेसमेंट, पीयर फीडबैक, सोशल मीडिया, क्या हो जाएगा, एग्जाम एंड असेसमेंट। विच एज ग्रुप इज मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व इन फॉर्मल लर्निंग, फॉर्मल लर्निंग में कौन है जो ज़्यादा मोस्ट कॉमनली पार्टिसिपेट करता है, इन्फेंट, नो, रिटायर्ड अडल्ट, टोडलर, स्कूल एज चिल्ड्रेन एंड यूथ, तो स्कूल एज, स्कूल में ही होती है फॉर्मल लर्निंग, तो वही हो जाएगा। फॉर्मल लर्निंग इज ऑफन गाइडेड बाय, फॉर्मल लर्निंग में कौन, किसके द्वारा वो गाइडेड होता है, फ्रेंड्स, सर्टिफाइड एजुकेटर्स, नेबर्स, सेलिब्रिटीज, कौन होगा, तो सर्टिफाइड एजुकेटर। विच ऑफ दिस इज अ फॉर्मल लर्निंग रिसोर्सेज, में से फॉर्मल लर्निंग का रिसोर्स कौन है, टेक्स्ट बुक, कॉमिक बुक, सोशल मीडिया पोस्ट, पर्सनल डायरी, क्या हो जाएगा इसमें, टेक्स्ट बुक। फॉर्मल लर्निंग इज डिफरेंट फ्रॉम इंडिविजुअल लर्निंग, इनफॉर्मल लर्निंग, फॉर्मल लर्निंग क्या है, इनफॉर्मल लर्निंग से डिफरेंट है, क्यों डिफरेंट है, फॉर्मल लर्निंग अनप्लान्ड होता है, स्ट्रक्चर एंड गोल ओरिएंटेड होता है, कैजुअल होता है, बेस्ड ऑन इमोशन होता है, क्यों डिफरेंट है इनफॉर्मल लर्निंग से, बिकॉज इट इज स्ट्रक्चर्ड एंड गोल ओरिएंटेड, फॉर्मल लर्निंग क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है, गोल ओरिएंटेड होता है, इनफॉर्मल ऐसा नहीं होता, वो अनप्लान्ड होता है, कैजुअल होता है और इमोशन पे बेस्ड भी हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्मल लर्निंग, कौन फॉर्मल लर्निंग नहीं है, स्कूल लेशन, यूनिवर्सिटी लेक्चर, सर्टिफाइड ऑनलाइन कोर्स, चैटिंग विद फ्रेंड्स, कौन होगा जो फॉर्मल लर्निंग नहीं है, तो ये हो जाएगा डी। विच फॉर्मल लर्निंग ऑफन इंक्लूड्स, इस फॉर्मल लर्निंग प्रायः किसको किसको इंक्लूड करता है इसमें, स्ट्रक्चर्ड सिलेबस को, रैंडम टॉपिक, पर्सनल स्टोरीज, अनवेरिफाइड फैक्ट्स, किसको इंक्लूड करता है फॉर्मल लर्निंग, तो ये क्या करता है, स्ट्रक्चर्ड सिलेबस को ये इंक्लूड करता है। विच इज अ फॉर्मल लर्निंग सेटिंग, इसमें से कौन है जो औपचारिक शिक्षा का कौन सा स्थान है इसमें से, जहाँ पे औपचारिक शिक्षा होती है, प्लेग्राउंड, स्कूल क्लासरूम, स्ट्रीट कॉर्नर, कैफे, तो क्या होगा, स्कूल क्लासरूम।
फॉर्मल लर्निंग इज यूजुअली टाइम बाउंड। व्हाट डज इट मीन? ये टाइम बाउंड होता है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या अर्थ है? इट हैपेंस एनी टाइम, इट फॉलोज अ फ्लेक्सिबल शेड्यूल, इट इज बेस्ड ऑन मूड, इट डिपेंड्स ऑन वेदर, सॉरी फ्लेक्सिबल नहीं, फिक्स्ड शेड्यूल, इट फॉलोज अ फिक्स्ड शेड्यूल, इट इज बेस्ड ऑन मूड, इट इज बेस्ड ऑन वेदर। तो ये टाइम बाउंड कहने का मतलब क्या है, इसका एक फिक्स्ड शेड्यूल होता है। विच ऑफ दिस इज अ फॉर्मल लर्निंग आउटकम? इनमें से कौन है जो फॉर्मल लर्निंग का आउटकम है? सर्टिफिकेट, फ्रेंडशिप, एंटरटेनमेंट, रिलैक्सेशन। कौन है जो फॉर्मल लर्निंग के बाद आपको आउटकम के रूप में मिलता है? तो आपको सर्टिफिकेट ही मिलता है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन, फॉर्मल लर्निंग कंट्रीब्यूट्स टू व्हाट? कैरियर डेवलपमेंट, गॉसिप स्किल्स, फैशन सेंस, स्लीप हैबिट। इसमें से क्या है जिसमें वे कंट्रीब्यूट करता है, ये जिसको बढ़ावा देता है ये? तो क्या हो जाएगा इसमें? कैरियर डेवलपमेंट। ठीक है, तो आज का हमारा क्लास इतना ही रहा। हम आगे की क्लास में बात करेंगे इनफॉर्मल लर्निंग के बारे में और उससे रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।